सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम उन व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करते हैं, जिनका जीवन चुनौतीपूर्ण है, जिन्होंने कई संघर्षों के बाद एक मुकाम हासिल किया है, जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए दे दिया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ श्री सूर्य नारायण प्रधान जी हैं, जो मूलतः पुरी उड़ीसा से हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर आप मुझे बताइए कि अभी तक की आपकी जीवन यात्रा कैसी रही सामाजिक क्षेत्र में? अ, धन्यवाद आप दोनों का कि इस तरह के कार्यक्रम में हमें जोड़े आपने। अगर हमारी जीवन यात्रा 2008 से शुरू होता है सामाजिक जीवन हमारा। उस समय हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, एनएसएस का एक वॉलंटियर थे। तो उससे पहले बस एक साधारण सा बच्चा जो स्टूडेंट जो घर की पैसे से मौज करने वाला था। फिर 2008 में ऐसा हुआ, वहीं से ही मेरा ये सामाजिक जीवन शुरू हुआ। एक बाढ़ आई थी पुरी जिला में। जिला की टाउन की जो पार्ट है वहाँ पे हम रहते हैं। तो जिला हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक तालुका है, वहीं पे पूरा बाढ़ की वजह से पूरा वो 2 तालुका डूब गई थी पानी के अंदर। तो उस समय हमें एक मौका मिला कि हमारे साथियों के साथ, कॉलेज के एनएसएस बॉयज और गर्ल्स के साथ, वॉलंटियर के साथ वहाँ उस गाँव में रिलीफ लेके जाने के लिए। तो तुरंत ही हमने सब हाँ भरे थे कि हाँ ठीक है, हम सब चलते हैं रिलीफ ले देने। तो हम चले वहीं पे रिलीफ देने के लिए। तो जब हम उस गाँव में पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ पानी था। 4-5 फुट का पानी होगा शायद, क्योंकि जब हम गाँव में उतरे तो कुछ समय तो नाव में चले, फिर हम गाँव में उतरे और पैदल ही रास्ते को पार करके गाँव में पहुंचे। तो वहां पर हमने खिचड़ी और दाल बनाई थी लोगों के लिए, और साथ में और कुछ सामग्री था जो उनको देना था हमें। तो ये खिचड़ी और दाल पकने के समय मैं चला गया गाँव देखने के लिए। तो उस समय कुछ देर जाते-जाते मैंने देखा, गाँव में एक जगह है जहाँ बरगद के पेड़ है और वो थोड़ा हाइट में था, वो पूरा डूबा नहीं था। तो वो बरगद के पेड़ के नीचे शायद 10 महिलाएं हैं, बैठी थी अपनी सारे घर की थोड़ा बचा-कुचा सामान लेके। तो एक महिला थी, एक माँ थी वहाँ पे, जो अपने 2-3 महीने का बच्चा को एक साड़ी में लपटा कर झूला झुला रही थी। वो पेड़ की बरगद के पेड़ की जो डाली थी उसके लट पर झुला रही थी। और मुझे देखते ही वो बोलने लगी कि सर आपके पास कुछ मेडिसिन है? मेरा बच्चा 2 दिन से ना रो रहा है ना कुछ कह रहा है मुझे। तो मैं जाके, उस समय इतना तजुर्बा नहीं था, बस कॉलेज का एक लड़का था। तो मैं जाके देखने लगा कि क्यों उसका बच्चा नहीं रो रहा है। तो मैंने देखा कि वो बच्चा सांस ही नहीं ले रहा था, वो मर गया था। तो मैंने उनसे पूछा, उनके पास में जो महिलाएं थी, जो माँ थी, उनसे पूछा कि क्या हुआ है इनके साथ। तो वो माँ ने मुझे बोले कि ये उनका जो बच्चा है वो 2 दिन से मर गया है, और ये माँ मानने के लिए नहीं मानती कि वो मर गया, इसीलिए वो आपको अपनी मेडिसिन मांग रहे हैं। तो उस समय जो वहाँ की जो स्थिति मेरे सामने थी ना, वो मेरी जिंदगी का पहली बार इस तरह से एक सिचुएशन था जहाँ पर एक माँ की जो हार्ट के अंदर की बात वो पूरा पागल जैसी हो गई थी, फिर भी कह रही थी मेरा बच्चा जिंदा है। तो उसी समय ही मुझे ऐसा लगा कि भाई, अगर इस तरह का माहौल मेरे पास, मेरे चारों तरफ है, तो हम लोगों को ये समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। तो तभी से मैं ये सामाजिक काम शुरू किया, जुड़ा, वही से एनएसएस वॉलंटियर रहा। पूरा 5 साल जो ग्रेजुएशन प्लस 2 से ग्रेजुएशन तक वॉलंटियरी तो बहुत अच्छी थी। तो कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे वो उस समय। फिर ग्रेजुएशन खत्म हुआ, फिर हमने और एक टेक्निकल सब्जेक्ट ज्वाइन कर लिया, फिर वहां पे भी ग्रेजुएशन हुआ। तो इसी बीच के 2016 में हम एक रचनात्मक काम शुरू किए, और 2008 की 16 तक, 8 से 16 तक जो 8 साल की था, तो उस समय जो लोग मेरे साथ उस समय जुड़े थे, वो बाढ़ के समय, वो सारे फ्रेंड्स मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी भी वो कई सारे 1-2 तो बिजनेस कर रहे हैं और बहुत से नौकरी कर रहे हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट है, कई सरकारी हैं, कोई बेसरकारी नौकरी भी, कोई आईटी सेक्टर में है। तो वो 8 साल हम लोगों ने कई सारे रचनात्मक काम किए, लोगों का सेवा करना, रथ यात्रा में सेवा देना,
फास्ट एड के कैंप्स लगाना, लोगों को जाकर अपनी आवाज कैसे उठा सके इस तरह से अवेयरनेस कैंप चलाना, ये सब काम चला। फिर 2016 की मार्च के समय हम अखबार में पढ़े, न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था। यहाँ पे उड़ीसा में, उड़ीसा के गांधी कहते हैं उन्हें हम, उन्हें, उनका नाम है पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। गुरुकुल परंपरा बंद होने के बाद पूरे भारत में जब बंद विद्यालय, हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई बिल्डिंग्स नहीं था। बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए आते थे। वो 1909 में प्रतिष्ठा हुआ था वो स्कूल वहां पे। और पढ़ाई पेड़ के नीचे होता था वहां पे, पूरा प्रकृति के साथ, प्रकृति को लेकर ही पढ़ाई होता था वहां पर। और वो स्कूल इसीलिए खास थी सबके लिए। उसको हम मैन मेड फैक्ट्री भी कहते हैं, अंग्रेज अपने भाषा में कहते थे उसको, ये मैन मेड फैक्ट्री है जहां पर मनुष्य प्रोडक्शन होता था। इसीलिए कहते थे क्योंकि वहां पर किताबी शिक्षा ही बस एक माध्यम नहीं था, किताबी शिक्षा के साथ साथ एक बच्चा कैसे अपने जीवन को सरस सुंदर कर सके, इस तरह की शिक्षा भी दिया जाता था वहां पे। जैसे कि वो शिक्षा की खत्म होते होते वो पूरा कुशली नागरिक बने, उसको हर वो चीजें पता हो, हर वो काम वो कर सके जैसे कि उसका गुजारा हो सके, और वो कोई भी काम को नीचा ना समझे, वो वॉलंटरी हो, वो नौकरी हो, किसी कोई भी काम। तो उस स्कूल का अभी हालत पूरा बिगड़ा हुआ है। 2016 में हमने देखा कि उसमें एक गोपबंधु जी के और 4 साथी थे, उनको हम पंचसखा कहते हैं उड़िया में। तो ये पंचसखा की प्रतिमूर्तियां वहां पे है। तो वो प्रतिमूर्तियां को चोरी कर दिए कुछ ने, क्योंकि वो ब्रोंज का बना था। तो चोरी के बाद वो पैसा होगा बेचने के बाद, चोरी के बेचने के बाद। तो हमने अखबार में जब देखा तो हम और वो साथी जो मेरे साथी थे उनको साथ हम चले गए तो एक बार विजिट करने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या है वो जगह, क्योंकि उससे पहले हमने कभी पढ़ा तो है किताबों में लेकिन देखा नहीं था। तो हम चले गए थे देखने के लिए उसको। जब देखा वहां की अवस्था तो ऐसा लगा कि भाई हम लोग ही जिम्मेदार है इसके बिगड़ने की, क्योंकि हम उड़िया हैं और उड़िया के लिए ये सब जगह उन्होंने अपने पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस करके बनाया, फिर भी हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया जंगल बनने के लिए से। तो उसी दिन से ही 2016 की मार्च की महीना था। तो उसी दिन से ही हम जब विजिट किए थे उसी दिन हमने कुछ साफ सफाई वहां पे किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा 20 एकड़ का शायद लैंड है और वो बाउंड्री बना हुआ है पूरा जंगल चारों तरफ। तो हमने साफ सुथरा किया और हर हफ्ते हम वहां पे चलने लगे कि वहां पे सफाई की काम करते रहे। फिर ये सफाई की काम करते करते हमारे साथ जो कोई भी वन विद्यालय को जानता था, गोपबंधु जी को जानता था, मानता था, पूछता था, वो सब हमारे साथ जुड़ने लगे। और ऐसा हुआ 2-3 जिले को छोड़कर बाकी सारे जिले से हमारे साथ लोग जुड़ने लगे वहां पे। तो वो जो सफाई की काम पहले रचनात्मक का शुरू हुआ था वो धीरे धीरे जन आंदोलन में बनता गया। तो 2 साल चला वो। हमने कई बार सरकार से अपील किया, शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और कई सारे तकनीकें अपनाकर अभी वहां पे एक उड़िया यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है उसी जगह पे। ये हमारा वो पूरा आंदोलन का अचीवमेंट्स रहा। और उसके बाद ऐसे ही आज तक हम सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और वही उसी दौरान उसी समय के बीच 2016 के 17 के बीच हमारे जीवन में एक गुरु आए हैं जिनको हम चित्तरंजन सारंगी जी कहते हैं। मुझसे जुड़ते हैं, सब पूछते कि सुरेश भाई आपको करना क्या है, क्या बनना है जिंदगी। मैं बस एक ही बात कहता हूँ, मुझे एक सिस्टमेटिक पागल बनना है। लेकिन पता नहीं था ये सिस्टमेटिक पागल क्या होता है। ये पता था अभी मुझे लोगों के साथ ही रहना है, लोगों के साथ काम करना है, उनके लिए जीना है। लेकिन इसके लिए पागल बनना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक पागल मेरे अंदर डेवलप हुआ जो वार्ड, इसका रूपरेख कैसा मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक दिन उनको बताया, चित्तरंजन सर को, कि भाई सर जी मुझे बताइए मुझे ये बनना है लेकिन कैसे बनना है। वो हंसने लगे और बोले कि भाई तू पागल है, पता है सबको, लेकिन सिस्टमेटिक बनने के लिए कई सारी चीजें अपने अंदर डेवलप होना चाहिए। तो जो भी चीजें थी उन्होंने धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा। उनके साथ पूरा भारत मैंने कार पे घुमा हूँ उनके साथ, कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे नोवेल्स देखा हूँ, कई सारे स्कॉलर्स को मिला हूँ। तो ये जो एक्सप्लोर हुआ सारा भारत मेरे साथ उनके साथ, तो इसमें क्या हुआ ना, एक तजुर्बा आया, जिंदगी कैसे बनना चाहिए, सिस्टमेटिक पागल कैसा होना चाहिए, हर वो चीजों को कैसे बारीकियों से जानना चाहिए। ये सब मुझे चित्तरंजन जी से ही मिला। चित्तरंजन जी का तपोभूमि नाम के एक
व्यवस्था चल रही है, क्रांति विद्यालय, जहाँ पे जितने सारे ड्रॉप आउट्स हैं और ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को हम वहां के लाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और उनको अपनी समाज के लिए आवाज कैसे उठा सके इस तरह से तैयार करते हैं। और चित्तरंजन जी वही हैं, तो उनसे अभी तक मिला नहीं। अभी मैं यहाँ पे हूँ पुरी में, कुछ दिन हो गया पुरी में, और अभी फिलहाल जंगल घूमता हूँ, पूरा उड़ीसा में जंगल जंगल घूमता हूँ, ट्राइबल लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, उनका जिंदगी कैसे है उसे पूछता हूँ। अभी बस बताएं कि आप इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने, आप किसी कंपनी में एक बड़े पद पे भी जा सकते थे, लेकिन आप समाज सेवा में आए, ऐसे जीवन आप जी रहे हैं, ट्राइबल्स के साथ भी आप जी रहे हैं, लेकिन कभी मन में ऐसे नहीं आया कि अगर मैं वहां होता, किसी कंपनी में होता तो अच्छा होता, ऐसा कभी मन में आया है? नहीं राकेश भाई, ऐसा नहीं है कि हम इंजीनियरिंग किए और हमारे मन में वो इच्छा नहीं थी कि नौकरी हुए, अच्छे बड़े नौकरी हो, पैसा कमाए। 2016 में मेरा नौकरी लगा था टाटा स्टील में, मैं आज इंजीनियर पोस्ट था वहां पे। अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन उसी समय लगा था जब वो वन विद्यालय के आंदोलन चल रहा था मेरा। तो मैंने 1.5 महीना बस नौकरी किया हूँ मेरे जिंदगी के अंदर अंदर, और 1 महीना का सैलरी भी आ गया था, वो पूरा मौज में चला गया, मस्ती में चला गया पूरा। फिर बस 1 घंटा ही लगा, क्योंकि उसी 1.5 महीने के बीच ऐसा हुआ, जो साथी मेरे आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिनके वजह से जो पूरा नींव थे वो आंदोलन के, वो धीरे धीरे बिखरने लगे। तो एक साथी ने मुझे फोन पे बताया कि भाई ये सब का कारण तू है, क्योंकि तू ना किसी से बताया और चला गया, ज्वाइन कर लिया। सबका जिंदगी है भाई, सब नौकरी करेंगे, सब इस कलर से, तो तू अगर चला जाएगा तो ये सब हो गया। तो बस 1 घंटा ही लगा, उसके फोन के बाद 1 घंटा सोचा और रेजिग्नेशन दिया, फिर आ गया। और उससे बाद कभी नौकरी नहीं किया हूँ। सरकारी नौकरी नहीं करूंगा ऐसा एक प्रण है मेरा, क्योंकि मेरा जो इंस्पिरेशन है, जिनके मैं जो जिनके लिए मैं ऐसा बना हूँ, वो गोपबंधु जी हैं। तो उनके भाषा में, वो उनके समय में उनके जो साथी थे उनके साथ एक बात साझा किया था कि जिंदगी तो उनका जो प्रण था, ना कभी सरकार में जाएंगे ना सरकारी नौकरी करेंगे, और मरते जब मरेंगे तब एक अच्छा मातृभूमि को देख के जाएंगे। ये जो बात थी ना उनका, अभी ये पूरा शरीर में घुस गया है पूरा। आज वो ब्लड की कोश में चलता है कि भाई सरकार में नहीं जाना है, कि सरकारी नौकरी नहीं करना है, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत हो जाता है, अभी इस तरह से चल रहा है। नौकरी था लेकिन नौकरी छोड़ दिया। सर एक प्रश्न ये था मेरा कि बचपन में कोई घटना आपके साथ घटी थी जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे समाज में काम करना है, बचपन की कोई यादें? नहीं, बचपन में ऐसा कुछ यादें मेरे साथ अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। बस एक बात ये है कि मेरे गांव में उस समय जाति प्रथा की व्यवस्था बहुत था। बहुत था, लोग मानते थे हम उच्च जाति के हैं, वो नीच जाति के। तो हमारे यहाँ पे जो नीच जाति के लोग थे, वो मंदिर के द्वार पे ही खड़े होकर प्रार्थना करते। तो मुझे बचपन से ही ये खिंचता था, क्यों भाई, वो भी तो हमारी तरह ही इंसान है ना, वो क्यों यहाँ पे मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे। तो इसीलिए मेरे उस समय मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो गांव के मुखिया थे। तो मैं उनसे प्रश्न किया कि क्यों इस तरह से हो रहा है, वो लोग क्यों बाहर है, हम क्यों अंदर जा रहे हैं। तो वो मुझे बताने लगे कि भाई ये तो प्रथा है और ये बहुत साल से चल रहा है। तो उस समय से ये जो भावना है, उस समय कुछ नहीं हुआ, कुछ हल नहीं निकला उसका, लेकिन ये चलता रहा। फिर हमने जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे संगठन बनाने लगा, गांव की समस्या को आंखों के आगे देखा। फिर मैं एक समय ऐसा आया कि गांव की मीटिंग में ही ये बात रखी कि क्यों इस तरह से हो रहा है। तो बहुत सी झगड़ा हुई, मुझे गाली पड़ी, भाई तू बड़ा नेता बनने चला है, ये सब बात उठा रहा है, ये सब हुआ उस समय। फिर दो ही ऐसे लोग थे जो मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त थे, उस समय उनके बंधु थे। तो उन्होंने ही कहा कि ठीक है ना, अगर इन लोगों का इंटरेस्ट है तो हम लोग क्यों नहीं करना चाहते। तो उनसे पूछा तो वो बोले कि ठीक है, वो जो सारे लोग हैं वो वेल एजुकेटेड हैं और एस्टेब्लिश्ड भी थे, लेकिन ये गांव की प्रथा की वजह से ही उन्होंने बाहर खड़े रहे। फिर अभी उस मीटिंग के बाद अभी हालत ये है कि सारे जो लोग हैं वो जाते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं और हमारे साथ हर वो डिसीजन में भाग लेते हैं। ये एक अच्छा रहा हमारे साथ उस समय। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि
आप अपने गांव में जो पहले से परंपरा बनकर जाति प्रथा चल रही थी उसको आपने तोड़ा और उन लोगों को अपना अधिकार दिलाया जो इससे वंचित थे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपकी। अ, आप बता रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग किया है और आपने जॉब भी छोड़ा, लेकिन बीच का कोई ऐसा वक्त जब जॉब छोड़ा, जैसे कभी होता है हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, या घर वालों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप दे नहीं पाते हैं, तो कभी ऐसा सिचुएशन हुआ क्या सर? देखो भाई, घर के बड़े बेटा हूँ और नौकरी छोड़ने के बाद जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये बात उठना नॉर्मल है। उठा है कभी कभार। ऐसे तो हर रोज नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं बस एक ही बात कहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सब गर्व फील करोगे मेरे नाम से वाह! कि भाई हमारा घर का लड़का है। क्या बात! तो क्रांतिवीर जो वहाँ का पाठशाला है, तो उसकी क्या रूपरेखा है? मतलब किस तरीके की शिक्षा वहाँ दी जाती है? तो क्रांति विद्यालय एक इस तरह का परिभाषा है जहां पर हम अ, ऐसे बच्चे तैयार करते हैं जो अपने लिए और समाज के लिए अपना वॉइस उठा सके, क्योंकि सारे समस्या का एक ही जड़ है कि लोग अपना वॉइस उठाते नहीं। वो सोचते हैं कोई भगवान हमारे लिए कोई किसी को भेजेगा जो हमारे लिए जाकर वकालत करे। लेकिन क्रांति विद्यालय की परिभाषा में हम पूरा वो ये जो वन विद्यालय कंसेप्ट है। हाँ, एक घटना मेरी अभी नजर में है और ये रिसेंटली घटा है। ये उड़ीसा में एक जिला है अनुगुल नाम के। वहां पे मेरे कई सारे साथी हैं। सर जो वो जिला में जहाँ जहाँ मैं घूमता रहता हूँ अभी, वो जिला में मेरे साथी हैं। मैं साथी बनाता हूँ क्योंकि जिंदगी का एक फॉर्मूला है कि साथी बनाते चलो। तो जहां भी जाता हूँ साथी बना लेता हूँ। तो वही अनुगुल के जो साथी हैं, उनके वहां पे एक वो एक संगठन चलाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे एक बार बुलाया था कि भाई आप भी कभी आइए हमारे साथ बात करिए हमारे बच्चों के साथ, साथियों के साथ। तो मैंने एक बार चला गया था वहां पे। तो वो लोग मुझे गांव में लेके गए थे जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा। और पूरा 12 से 15 किलोमीटर का रोड जो है वो जंगल के बीच आता है और वो एलिफेंट कॉरिडोर है। और सारे वो हिंस्र तो वहां पे मिलते हैं जो लोगों को निगल सके। तो इस तरह का एक गांव में हम गए। बहुत कभी कुछ समय गाड़ी चला गया जितना दूर तक, वहां पे पैदल चले, इस तरह से गांव में पहुंचा। तो मैं देखा कि वहां पे 20-22 घर होंगे शायद और सारे ट्राइबल लोग हैं। और कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि उनकी जो स्कूल है वहां से बहुत दूर है। एक स्कूल था वो भी बंद हो गया था किसी कारण, वो टीचर्स नहीं आए शायद। तो अभी जो बच्चे हैं उन सब बच्चों का पढ़ाई की, एक वहां पे एक बच्ची है, +2 पढ़ी है शायद, +2 तक पढ़ी है वो। उन्होंने इस सारे बच्चों का बीड़ा उठाया। तो उनसे मैं मिला। वो रश्मिता नाम की एक लड़की, छोटी सी लड़की, +2 तक पढ़ी है, ट्राइबल लड़की है। वो भी पढ़ाई इस तरह से की कि उनका एक कजिन के घर में जाकर टाउन पे रहकर ही पढ़ाई की, फिर गांव में आ गई। तो मैं उनसे मिला जो अभी पूरा बच्चों का पूरे जो 22-23 घर का, और बहुत से बच्चे हैं वहां पे, 20 का नंबर तो होगा। तो उन सब बच्चों को पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा कि भाई तुम तो +2 पढ़ गई हो, अभी ग्रेजुएशन भी चल रहा है तुम्हारा, तो उसके बाद तो नौकरी करोगे, बाहर जाके कहीं पे रहोगे। तो बोला कि नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे गांव में रहना है, गांव की बच्चों के लिए, गांव के लिए करना, कुछ करके दिखाना है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में ये है कि हमारे गांव तक आने के लिए कोई अच्छी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जंगल के अंदर आता है। तो सब भैया ने बता रहे थे कि आप सूर्य भाई काम करते रहते हो, हर जगह घूमते रहते हो, प्रशासनिक स्तर पे भी आप करते रहते हो, तो हमारी मदद कर दीजिए कि जैसे हमारे गांव तक एक रास्ता बन जाए। तो ये बहुत अजीब बात थी कि भाई रास्ता तो कैसे बनेगा, वो तो रिजर्व फॉरेस्ट था। तो बस उसी समय एक आइडिया दिमाग में आया कि एक काम करो, आप ना एक चिट्ठी लिखो और चलो चलते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं। तो वो बच्ची एक चिट्ठी लिखी और कलेक्टर से मिली। भी ये अचीवमेंट है, वो जो लड़की, वो छोटी बच्ची की चिट्ठी के बदल अभी उनके गांव में रास्ता बनने जा रहा है। अरे अभी वाह! कुछ दिन पहले ही वो लेटर इशू हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी उनकी गांव को रास्ता बनेगा। सारे जो कागजात कई काम अटका हुआ था जंगल डिपार्टमेंट से लेकर कलेक्टर के लेवल तक,
वो सब अड़चन हट गई है। सर जैसे कि आप इतने दिन समाज में काम करते आए हैं, कभी आपके मन में शादी का ख्याल आया? क्या सोचते हैं शादी के बारे में आप? नहीं देखिए, अभी तक ऐसा ख्याल नहीं आया है कि शादी करना है। लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं पता है मुझे, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी वर्तमान पे ही टिका हुआ है। मैं हर वो चीज वर्तमान को एंजॉय करता हूँ, पूरा वर्तमान में जीता हूँ। कल क्या होगा वो पता नहीं, अनसर्टन लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इस बीच कोई मिला आपको, कभी लगे कि इनसे शादी करें? देखो, शादी का इरादा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि कोई साथी नहीं मिला है। साथी मिला है, कैसा भी साथी मिला है। वो जो उसको शायद हम मेरी गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं। आपने बताया था कि पहले आपकी एक गर्लफ्रेंड थी। खैर जो भी हुआ होगा, अब तो नहीं है, लेकिन आप इतने वर्षों से नहीं अभी है, साथ है, साथ में कहीं नहीं गया है। ऐसा होता है ना भाई, कभी कभार हमारी संगत ऐसा हालत पैदा करती है कि जो हमें ज्ञान देते हैं ना, वो ही आके हमारे साथ मिलते हैं कि भाई चल कुछ कर लेते हैं। अभी ये हो रहा है ऐसा, किसी को भी हम बीच में नहीं छोड़ते, तो उसको भी नहीं छोड़ा है। वो अभी रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये करना है, ये करेंगे, चलता है, काम चलता है हमारे साथ। तो क्या आपने अभी कभी सोचा उनके बारे में, गर्लफ्रेंड से क्यों ना रिश्ते में बन जाए? देखो भाई, अभी इतने साल हो गया ना, बस वही एक ही गांचे पे बैठे हैं हम। तो इतने साल के बीच उनका भी ये मानना है कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। हमें उनको भी ये समाज के लिए वो काम करते हैं। मेरे कई सारे हम जो बच्चों को पढ़ाई करते हैं, जो लोग ड्रॉप आउट्स हैं, उनको हम एक जगह पे आके बैठकर उनको पढ़ाते हैं, फिर उनको दाखिला देते हैं और पास आउट के बाद उनका जीवन वो पूरा संभालते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, बस शुरू कर देता हूँ और चला जाता हूँ जंगल। तो कोई तो चाहिए ना जो लीड ने लिखे, जो वो एक ऐसे साथी हैं मेरे, जो मेरे काम को लीड लेते हैं और उसको पूरा अंजाम देते हैं। बच्चे बैठे हमारे साथ, खेल कूद हुआ, फिर आके बोले कि भैया हमें भी पढ़ाई करनी है यार, आपके साथ मिलना। चलो भाई, उनका लेके दाखिला दिलाया हमने। यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी होता है, ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। तो डायरेक्ट 10वीं में दाखिला देता, उनका दाखिला से लेकर उनका पास आउट तक का पूरा जो प्रक्रिया है वो मेरे जो साथी है वो देखते। वो सारे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ जो नौकरी में है, कोई बड़े बड़े कंपनी टीसीएस विशेष में है वो, तो वो छुट्टी लेके आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा भी हुआ है, मेरा एक तजुर्बा बताता हूँ। एक सेंटर था जहाँ पे 25 स्टूडेंट्स थे, वहाँ बच्चे थे, सारे ड्रॉप आउट, 6, 7, 8 में ड्रॉप आउट हो गए। वो कंप्यूटर नहीं देखे थे अपने जीवन में। तो मेरा एक बड़ा भाई है, इसी साथी की मदद से वो हमारे टच में आया था। वो बोला कि मुझे इन लोगों को कंप्यूटर सिखाना है। कि भाई बढ़िया है, वो तो कभी दिखे ही नहीं, तुम कह रहे सिखाना है, तो आओ भाई कभी सिखाओ। तो वो अपने पूरा जुगाड़ लगाया, अपने साथी को लाया, प्रोजेक्टर लगाया वहां पे, 3 लैपटॉप लेके आया वहां। तो वो बच्चों को मैंने देखा, उन लोगों का जो खुशी था ना, वो बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है अभी। पहली दफा वो अपनी जिंदगी में लैपटॉप देखे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई यूपी है, ये मंगल ग्रह से आया है क्या, इससे यहाँ पे चलाते हैं, मेरा फोटो भी आ जाता है, सब दिखाता है। और लैपटॉप से कनेक्ट करके वो प्रोजेक्टर पे दिखाया, इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो पूरा अभी वो सेंटर चल रहा है, वो जो भाई भैया है वो भी आके उनको पढ़ाते हैं, हर संडे आते हैं। उनका टीममेट्स आते हैं जो सारे वो आईटी कंपनी में है, वो आते हैं, उनको उन लोगों का कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। और वो सारे मुझे अभी कंप्यूटर सिखा दे रहे हैं वो बच्चे, कि भैया ये इस तरह से नहीं होता है, हम दिखाते हैं ना आपको इस तरह से करना है। तो ये बढ़िया रहता है। हमारा जो वीकेंड होता है ना, पूरा मजा मजा से उठते हैं वो बच्चों के साथ। उनमें से 2-3 बहनें ऐसे भी हैं जिनका अभी अभी नौकरी लगी है, ड्रॉप आउट थे, फिर दाखिला दिया गया उनको, 3 साल में उनका नौकरी भी लग गई, स्किल वहां पे एक स्किल कोर्स करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो गर्लफ्रेंड रहती है ना वो आपको डुबाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर अच्छी सूझबूझ वाली कोई मिल जाए ना, तो वो आपको आगे लेके चलेगी। ये बिल्कुल भगवान सही के कहा लिए ऐसा आपने, मिल गया है, साथी बिल्कुल है। सही कहा आपने। चलिए, जो पेड़ आपने लगाया वो फल भी देने लगा है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? मेरा एक सवाल है,
जैसे आप अभी रूप से ट्राइबल एरिया में कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी है ना, मुझे बहुत से समय ऐसा मिला कि मैं जो ट्राइबल लोगों के बीच में जाकर उनके जीवन जी सकता। तो मुझे बाइक पे घूमना अच्छा लगता है, मेरा एक स्वार्थ फुलफिल हो जाता है और वहाँ पे जाने के लिए अच्छा रहता है। तो वहाँ पे जाकर मैंने अभी कुछ साल से ही जो ये मानता हूँ कि हम लोग जो भी ट्राइबल डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं ना, ये पूरा अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो लोग नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते हमारे लिए हमारे जैसा बनना, क्योंकि हम खुद तो पूरा दूषित होके रहे हैं, पूरा ना भाषा में, ना व्यवस्था में, ना अपनी सहज में, ना परिधान में, किससे कुछ भी हमारा नहीं। हम ये भी वेस्टर्न से मंगाते हैं। हाँ, आप ये बहुत बढ़िया बोले हैं। मैंने ट्राइबल पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसके पहले ट्राइबल नाम से मैं जानता था कि बहुत पिछड़े लोग हैं, लेकिन जब मैंने दो चार किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि हम लोग बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि वो आज भी अपने ज़रूरत की चीज़ें वो खुद बनाते हैं और प्रकृति के अनुकूल कार्य करते हैं वो। और हमने क्या किया है, प्रकृति के विरुद्ध में काम किया है सारी चीज़ें। और कहीं न कहीं हमने अपना प्रभाव उन पर डालना शुरू कर दिया और वो अपने कल्चर से क्या है, धीरे धीरे अपना नाता तोड़ रहे हैं। वो भी उपभोक्तावादी समाज में रहना पसंद करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं हम उनके जैसा बन नहीं पा रहे हैं, तो उनको अपने जैसा ना बनाए तो ही बढ़िया है, नहीं तो वो डिपेंड हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया बात है भाई। हम ना जो अपने आप को सभ्यता की मानव कहते हैं, हम उनको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जो सबसे गलत चीज है। क्योंकि हमारा तो कोई अपना निजी नहीं है, हम परिधान भी किसी और देश कहाँ से मांगते हैं, उनके लिए करते हैं, उनके जैसे हमें बनाना है। हम हमारी पढ़ाई लिखाई तो इसीलिए कि पैसा कमा सकते। हाँ वही ना। लेकिन उनका जो है ना, वो अभी भी अपने ट्रेडिशन में जीते हैं। वो शाम होते ही बहुत मजे करते हैं भाई। उनका जो डांस होता है, उनका जो म्यूजिक होता है ना, हमारे यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा, बस रिमिक्स ही होगा। लेकिन उनका पूरा नेचुरल होता है। अरे बहुत। उनका खान पान की तरीका, एक छोटा बच्चा भी दूर पहाड़ चढ़ जाता है, बिल्कुल हम नहीं सही। पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। और हम कहते हैं क्या भाई तू जंगल काट रहा है, वो भाई वो आज नहीं काट रहा है, कई हजार साल से वो काट रहा है। प्रकृति उसका वरदान है भाई, वो काटेगा और जंगल बढ़ेगा खुद ब खुद। हम आज कह रहे हैं कि भाई तू काट रहा है, ये मत कर। हमें उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, हम जाकर उसे ज्ञान दे रहे हैं कि तू ये ना कर। तो इससे क्या होता है भाई, वो अभी ये हो रहा है। अभी इससे मैंने देखा, अभी कई बार हम आप सब भी देखे होंगे कि जो ट्राइबल है ना, वो अपनी प्रथा छोड़कर हमारे जैसे बनने लगे। वो भी अभी कटिंग जीन्स, ये हेयर कलर, ये सब कर रहे हैं। वो भी उनके लड़के लड़कियां सब चल रहे ठीक से। मैंने देखा अभी भी कई ऐसे गांव जहां पर लड़का लड़कियां या कोई उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई लाज शर्म ये सब नहीं है। एक मैंने देखा हूँ भाई, मेरा एक तजुर्बा है। एक तालाब के पास वो सारे लोग इकट्ठा नहाते हैं, कुछ भी नहीं है उनके मन में। हमारे यहाँ की 2 साल की बच्ची भी नहीं नहाएगी वहां पे एक साथ। हाँ उनका मन इतना शुद्ध है, ये तो इतना शुद्ध है। बना दिया इस तरह तो का। ये सब ना हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए भाई। भाई वो शुद्ध परिशुद्ध है पूरा, हम दूषित है, लेकिन हमें उनको जाके ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, पूरा जो स्टडी है, मेरा ये मानना है कि हम उनके बारे में सोचना बंद कर चाहिए। हमें भाई खुद को देखना है, अभी कहाँ है हम, बहुत नीचे है उनके हिसाब से। ना खुद का ट्रेडिशन हमारे पास है, ना खुद का कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, सब छोड़ दिए, लेकिन वो अभी पकड़े हैं। तो ये चीजें मैं पूरा ट्राइबल की जो देखा हूँ, ये स्टडी किया हूँ कि ये होना चाहिए। इस तरह से रह रहा हूँ, उनके साथ जीता हूँ, जाकर कभी कभार उनके गांव में रुक जाता हूँ जहाँ पे ना नेटवर्क होता है ना करंट है। बस अगर कुछ है ना, वो है प्रकृति का वरदान। हर तरफ पहाड़ है, नदी झरना है पूरा, और मुझे अच्छा लगता है उनके बीच में जाकर उनके साथ रहना। अभी ये जो गणेश चतुर्थी था, उसी दिन मैं एक गांव गया था। अभी भी 2022 में वो गांव बिछड़ा हुआ है, ट्राइबल है। उड़ीसा के कंद संप्रदाय के आता है ट्राइबल, उनके वो कंद लोग हैं। 19 फैमिली वहां पे रहते हैं।
तो गणेश चतुर्थी था, मैं एक अलग से जिला था, मेरे घर से तकरीबन 200 या 250 किलोमीटर दूर होगा, तो मैं चला गया था वहाँ। उनके यहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पे भी गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। वाह, क्या गणेश पूजा की पूरे, हम तो क्या करते हैं ना, स्कूल में ही या कोई क्लब या कोई अखाड़ा घर है, वहाँ पे गणेश पूजा होती है। उनका इस तरह से नहीं था, सारे लोग पूरे पूरे स्वर महिला सब लोग, बच्चे बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए हैं एक घर में, जो कम्युनिटी हॉल था वहाँ का और झोपड़ी का बना था, वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक छोटा सा फोटो लिए हैं गणेश जी भगवान का और पूजा कर रहे हैं। पूजा भी अपने इच्छा से, कोई मंत्र उनको नहीं आता है, अपनी मन से पूजा कर रहे हैं और सबकी थाली ना प्रसाद से भरा हुआ है। हमारे यहाँ पर तो छोटी छोटी थाली जाती है, छोटा सा कोई एप्पल या ऑरेंज ले जाते हैं, उनका पूरा थाली भरा हुआ था। पूजा हुई, फिर हम वहीं पे बैठे थे, कुछ बातें हुई हमारे उनके एक बुजुर्ग के साथ, किस तरह से जीते हैं आपका, इस तरह से बात रहता है। अच्छी चीज है। पहले पूजा के बाद 2 आदमी आए मेरे पास कि भैया आप आइए हमारे साथ प्रसाद ग्रहण। हम किसी अनजान को खाने के लिए नहीं बुलाते, वो हमें दूर दूर तक नहीं पहचानते। फिर हम सूट बूट में, सूट बूट है, चश्मा है आंखों में, फिर भी वो आए हमारे पास कि भैया आइए, आप अगर इस समय आ गए तो खा के जाइए ना। मैंने उनको पहली बार मना कि नहीं भाई, पेट पूरा भरा हुआ है तो हम नहीं खा पाएंगे। फिर पूरे लोग चले आए, वो जाके बोले कि नहीं वो नहीं आ रहे, क्या बात तो है। पूरा लोग जो थे तकरीबन 80 या 100 होंगे बच्चे साथ मिलाकर, वो पूरे सारे लोग आए, बोले कि नहीं अगर आप आए हैं तो हमारे साथ भोजन करके जाएंगे। ये है वो बात। फिर उनके साथ ही, हाँ बढ़िया। तो उनका जो भोजन था ना सबसे बढ़िया था, बस चावल थी, दाल थी और एक अचार था, पिकल थी, बढ़िया था, मस्त था। मेरा जीवन का सबसे बढ़िया भोजन उनके साथ वहीं पे हुआ। गणेश चतुर्थी फिर बोले कि भाई आपको रुकना है, शाम की हमारी एक कल्चरल प्रोग्राम है हमारे बीच में, उसको देख के आपको जाना। ठीक है, क्या हो जाता है, हम भी कुछ काम नहीं था। तो उनके जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं, वो सारे एक साथ वहाँ पे डांस किए, अच्छा लगा, बढ़िया माहौल था। हम लोगों का पड़ोस के साथ अभी अच्छा संबंध नहीं है, लेकिन पूरे गांव एक साथ नाच रहा था वहाँ। ये बढ़िया चीज उनके अंदर, जो हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। अभी वही सब स्टडी कर रहा हूँ, कोई लिख लेता हूँ। तो यहीं पर हम लोग चाहते जी हैं जरूर। कि मीटिंग की औपचारिकता रूप से समापन करें। तो धन्यवाद सर सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।